कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के समिति में शुरू होगा 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स DAESI। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान ने मनाया अपना स्थापना दिवस। प्लास्टिक मल्चिंग विधि से कर सकते हैं 3 सब्जी फसलों की खेती। और अब समाचार विस्तार से। मैनेज हैदराबाद के मार्गदर्शन में कृषि उत्पादन विक्रेता की क्षमता संवर्धन के लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रांची में समिति झारखंड कृषि भवन परिसर कांके रोड के द्वारा चलाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम DAESI यानी उपादान विक्रेता कृषि प्रसार सेवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2014 है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी समिति झारखंड से संपर्क किया जा सकता है। पिछले दिनों रांची के नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि कृषि सचिव विष्णु कुमार ने कहा कि संस्थान के अच्छे प्रयासों का परिणाम है कि पिछले वर्ष देश में 9 लाख टन लाह का उत्पादन किया गया। उन्होंने हर नई कृषि तकनीक और उपकरणों को किसानों तक पहुंचाने की सलाह दी। इस अवसर पर संस्थान के पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। किसान भाई, अगर आप सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो आप प्लास्टिक मल्चिंग और टपक सिंचाई तकनीक अपनाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग की खासियत है कि इसे आप एक बार खेत में लगाकर 3 अलग अलग सब्जी फसल लगा सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग ज्यादातर सब्जी फसलों की खेती में इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में पौधों को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। कतारों में जहाँ जहाँ पौधे होते हैं वहाँ प्लास्टिक में एक निश्चित आकार में छेद करके पौधों के ऊपरी हिस्से को प्लास्टिक से ऊपर निकाल दिया जाता है। हाँ किसान भाइयों, अगर सब्जियों की खेती में हम आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है कि अगर आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं, जो 25 माइक्रोन की मल्च फिल्म आती है, जो ऊपर सफ़ेद चमकीली होती है, सिल्वर कलर की, नीचे ब्लैक होती है। तो अगर रबी के समय में आप अगर खेतों की अच्छी तैयारी करके अगर इसको आप मल्च को अपने खेतों में बिछाएं तो साथ में क्या है कि इसमें आप एक बार फसल की जो खेतों की तैयारी किया तो ये आप 3 फसलों में आप इसको ले सकते हैं। 1 साल भर इसकी आप खेती कर सकते हैं। और साथ में जैसे आपके पास टपकन विधि होती है तो टपकन विधि से आप जल और उर्वरक दोनों का प्रबंधन करते हैं। इससे क्या होती है कि आपकी जो लागत होती है कम होती है और उपज आप एक बार खेतों की तैयारी से 3 फसलें आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि किसान भाई झारखंड के प्रदेश में जहाँ भी टपकन विधि हो तो वहाँ आप इस तरह के बागवान आप इस तरह से सब्जियों की खेती में ज़रूर आप आगे आएँ कि मल्च का इस्तेमाल करें और मल्च से आप सब्जियों की 3 फसलें एक साथ आप लें साल भर के लिए। जो किसान विलम्ब से सरगुजा की खेती करने जा रहे हैं वो जल्द से जल्द बुआई का काम संपन्न कर लें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन ज़्यादा फायदेमंद होगा, इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। जो किसान भाई अभी नाइजर लगा चुके हैं, अगर नहीं लगाए हैं तो तत्काल उसको बोएं, क्योंकि अब अंतिम समय उनका 15 सितंबर तक हम लोग बोने की सलाह देते हैं। इसके लिए जो किस्म है वो बिरसा नाइजर 1, 2, 3 कोई भी ले सकते हैं और सही से ऐसे जगहों का चुनाव करें जहाँ पे दीमक रहित हो। अगर दीमक है तो दीमक के लिए उसमें क्लोरोपाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर दवा के अंतर से उस खेत में छिड़काव करें, या फिर दानेदार कोई भी रासायनिक दानेदार जो दवा है वो हम फोरेट और कार्बोफ्यूरॉन ये सब यूज़ कर सकते हैं। और इस लगाने के उपरांत इससे होगा कि हम दीमक से छुटकारा पानी मिलेगी और हमारी उपज अच्छी होगी। पेग टाइप ड्राईलैंड वीडर मानव चालित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं।
यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो भी जैविक कृषि अपनाना चाहते हैं, जैविक कृषि की खेती द्वारा किसान भाइयों को खेती के जो उनके भूमि है उसके न्यूट्रिएंट स्तर में सुधार होगा, उसकी उत्पादन क्षमता में सुधार होगा, किसान भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, चूँकि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भूमि के कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। वो जल धारण क्षमता में वृद्धि होने से पौधों का अच्छा बढ़ोतरी होगी और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। चलिए सफल किसानों की श्रृंखला में आज हम मिलते हैं जामताड़ा के निज कजरी ग्राम के निवासी शंकर भंडारी से। तो जो पूर्व का पुरानी पद्धति का जो उपज था, आज उस उपज के दोगुना उपज आज हर फसल में, जैसे आपका धान हो, आपका गेहूं हो, चाहे सरसों हो, अरहर हो, इन तमाम चीज में आज काफी उसमें हम लोगों को लाभ मिला। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2650 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4000 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 6300 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 5700 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1600 रुपए से 1700 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। दोस्तों, हम आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दें कि आज हम क्या आपके लिए लेकर के आए हैं। जानकारी की बात, उससे पहले हम एक छोटा सा विराम लेते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, जानकारियों का सिलसिला आप शुरू करें। तो जानकारी की बात, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, लेकिन इस बार फसलों से संबंधित न होकर के हमें लगता है कि
इसके जो सहयोगी कार्य हैं, जो कृषि पशु, आधारित जो पक्षी, कार्य हैं, हाँ। जी हाँ, जैसे पशुपालन, तो पशुपालन में एक खास व्यवसाय है मुर्गी पालन का। तो जो किसान भाई बहन, जो हमारे ग्रामीण भाई बंधु अगर मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप बरसात के मौसम में चूज़ों की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर आपको किन बातों पर ध्यान देना है, आइए इस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। कौन जानकारी दे रहे हैं? और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। आज हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में चूज़ों की देखभाल कैसे करें, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिरसा एग्रीकल्चर के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। और ऐसे में हमारे जो कुक्कुट व्यवसायी हैं वो चूजे लाते हैं, तो उसकी जो प्रारंभिक देखभाल होगी वो हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। देखिए, जो भी मुर्गी पालक भाई हैं वो इस चीज़ को समझ के रखें कि चूजा से ही, अगर आप चूजा का प्रबंधन सही रखेंगे तभी आपको मुर्गी पालन में लाभ होगा। या कह सकते हैं आप इस तरह से, जितने चूज़ों को आप बचाएंगे उतनी मुर्गियां तैयार होगी, और वो आप कह सकते हैं वो आपके लाभ को प्रभावित करते हैं। खास करके बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप चूजा लाते हैं कहीं से, तो उस समय आप अपने लाने से पहले आप अपने घर की पूरी तैयारी कर लें, तभी चूजा को लाने के लिए सोचें। क्योंकि अगर आप सब चीज़ चूजे को ले आए और उस समय तक अगर आपका घर तैयार नहीं है, तो बहुत सारे चूजा आपको उस समय भी मृत्यु हो सकता है। इसलिए आप उसे बचाव के लिए पहले आप चूना कर लें घर में। जैसा कि आप जो भी मुर्गी पालक भाई हैं, ब्रूडिंग के लिए एक अलग कमरा रखते हैं, तो एक अलग कमरा जो ब्रूडिंग के लिए आपने रखा है उसकी पुताई कर लें। उसमें फ्रेश लीटर जो बिछावन बिछाते हैं होवर के नीचे, जिससे कि आप तापमान देंगे चूज़ों को, तो ये प्रक्रिया ब्रूडिंग कही जाती है। तो ये ब्रूडिंग की प्रक्रिया के लिए जितने चीज़ की आवश्यकता है उसे आप पहले पूरे अपने घर में तैयारी कर लें, तभी चूजा लाएं। तो हमारे बच्चे जब मतलब चूजे जब छोटे छोटे होते हैं उस समय क्या कोई विशेष प्रकार का दाना उन्हें दिया जाता है, या फिर जो जनरल हमारे घरेलू किसान भाई जो देते हैं वही चले? तो दाना देने के लिए देखिए, ब्रॉयलर अगर पालन कर रहे हैं तो 3 प्रकार का दाना बाज़ार में उपलब्ध है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। तो प्री स्टार्टर आप 14 दिनों तक देते हैं, यानी कि जब अगर चूजा लाते हैं उस समय प्री स्टार्टर दाना देने की ज़रूरत है। और अगर आपने अंडा देने वाली मुर्गियों को रखा है तो वही प्री स्टार्टर कहें या स्टार्टर दाना, उसमें 3 प्रकार का दाना चलता है। एक है स्टार्टर, दूसरा जो कि 2 महीने तक चलेगा, ग्रोअर जो है वो 9 सप्ताह से लेकर के आपके 20 सप्ताह तक चलेगा, और 20 सप्ताह के बाद हम लोग लेयर दाना देते हैं। तो जो आप दोनों ही स्थिति में आप अगर ब्रॉयलर रखे हैं तो प्री स्टार्टर दाना दें उसको चूज़ों को, और अगर स्टार्टर रखे हैं ये लेयर रखे हैं तो उन्हें स्टार्टर दाना दें 2 महीने तक। बाद हमारे किसान भाई देखते हैं कि अक्सर जो मुर्गियां रखते हैं ना, तो उनमें कुछ बीमारियां आ जाती हैं। तो वो स्टार्टिंग में कौन कौन सी बीमारियां आएंगी और उसके लक्षण क्या होंगे, और हमारे किसान भाई क्या करें कि उसकी ज़्यादा से बेहतर रोकथाम करें? इसमें किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब चूजा में खास करके अगर वही दाना जो हमने कहा कि आप दाना लाने के साथ नहीं दें, दाना अगर साथ में चूजा आने के साथ अगर आप दे देंगे तो एक बीमारी होती है ओमफ्लाइटिस, जिसमें कि चूज़ों के अंदर में आप जब पोस्टमार्टम कराएंगे उसका, तो आप देखेंगे कि उसका यॉक यानी कि जर्ती पीला वाला भाग अंडे का वो चूज़ों के पेट में रह जाता है। इसी को हम लोग ओमफ्लाइटिस कहते हैं। ये बीमारी होने की संभावना रहती है, तो इसको आप बचा सकते हैं अगर आपने चूजा को दाना 3-4 घंटे बाद देना शुरू किया है। तो दूसरा चीज़ है कि चूज़ों में आप टीकाकरण, जो अगर ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उन्हें एक 3 से 4 दिन में रानीखेत का F1 टीका दे दें, और फिर पुनः आप 14 दिनों पर गम्बोरो बीमारी का टीका यानी कि IBD का टीका आप लगा दें 14 दिनों पर चूज़ों को, और फिर 24 दिन पर आप एक बार पुनः पीने के लिए लसोटा वैक्सीन आता है रानीखेत का, उसे आप 24 दिनों पर दे दें। तो ये ब्रॉयलर फार्मिंग करने वालों के लिए इतना ही टीका देने की ज़रूरत है। जबकि अगर लेयर पालन कर रहे हैं तो फिर इसके बाद आप जितना टीका आपने ब्रॉयलर में लगाया वो टीका चूज़ों को लगाएं पहले। उसके बाद आप मुर्गियों में चेचक का टीका लगा दें, और चेचक का टीका ये 6 सप्ताह की उम्र में आप लगाएं, और 8 सप्ताह की उम्र पर R2B रानीखेत का दूसरा टीका, इसे आप सुई से, चेचक का टीका भी सुई से ही देना है, 0.2 ml प्रत्येक मुर्गी को जांघ में दे दें।
उसी प्रकार से R2B का टीका भी प्रत्येक मुर्गियों को जांग में 0.2 ml करके 0.5 ml करके आप प्रत्येक मुर्गियों को दें। दूसरी बात, अन्य दवाई जैसे कि आप पॉकेट में रख करके ले करके चले आते हैं घर, उस तरह से आपको टीका नहीं लाना है। टीका के लिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अपने घर से आप थर्मस फ्लास्क ले जाएं, और या अगर थर्मस फ्लास्क नहीं है तो आप किसी डब्बे में बर्फ़ रख लें और बर्फ़ के अंदर ही टीका को रख करके घर लाएं। क्योंकि अगर आप टीका बाज़ार से ख़रीद करके ऐसे ही हाथ में रख के लेके चले आएंगे तो वो टीका आपका दुकान से घर तक आते आते ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि बर्फ़ में रखना है। तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि टीका जो है वो जब भी आप देते रहते हैं, आप ड्रॉपर से, जैसे कि रानीखेत का F1 टीका या गंभोरों का टीका ड्रॉपर से एक बूंद आँख में एक बूंद नाक में दिया जाता है। तो जब आप टीका का घोल बना लेते हैं तो उसे आप एक डब्बा में बर्फ़ के अंदर ही उस शीशी को, दवा वाली शीशी को भी रखें और उससे ही निकाल करके आप टीका ड्रॉपर से चूज़ों को दें। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये ध्यान रखना है कि टीकाकरण जब भी करें आप तो या तो सुबह में करिए या फिर शाम में करें। बीच दोपहर के समय में टीका नहीं करें, इससे मुर्गियों में भी परेशानी होती है और आपके टीका खराब होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए कि आप टीकाकरण को करने से पहले इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपका टीकाकरण सफल होगा। उसके बाद अगर एक प्रश्न हमारे किसान भाइयों के ध्यान में आता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कौन सा चूजा लाएं, चाहे कौन सी किस्म का लाएं जो ज़्यादा बेहतर हो? देखिए, झारखंड के अंदर में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि यह झारखंड के अंदर में इस तरह का कोई हैचरी उपलब्ध नहीं है जहां से कि मैं किसान भाइयों को कह सकूं कि वहां से जा कर के वो चूजे ले आए। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि बंगाल है या पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहाँ चूजे आते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों का है और बहुत सारे अलग अलग नाम से आते हैं। इसलिए यहाँ मैं किसी के एक कंपनी का नाम लेकर के नहीं कहूँगा, लेकिन आप चूजा लेने से पहले आप अपने आस पड़ोस में जो भी ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं आप उनसे पूछें कि जो चूजा लाया गया है उसका उत्पादन क्षमता कैसा है, अगर उसमें बीमारियां कैसी आ रही है। तो अगर उत्पादन क्षमता और बीमारियों का रोग उसमें कम प्रकोप है तो उस तरह के चूजे को आप उनसे नाम ले करके आप उस तरह के चूजे को मंगा सकते हैं जिनका कि परफॉर्मेंस झारखंड के परिक्षेत्र में अच्छा आ रहा है। उस तरह के चूज़ों को आप खरीदें और ताकि आपके यहाँ भी, और अगर आप मुर्गी पालन शुरू करेंगे तो इसमें आप 2-3 बार में बदल कर चूजा रखें। आपको इसमें आपको जिस चूजे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है आप उससे ही अपना फिर आगे व्यापार बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार। वाह, वाकई बहुत बढ़िया जानकारी। मुर्गी के बच्चे चूजों की देखभाल कैसे क्योंकि भाई मुर्गी पालन में ये चूजे ही आधार हैं। ये जितने हृष्ट-पुष्ट होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, उतने अच्छे कीमत पर इनकी बिक्री होगी और मुर्गी पालक को उसकी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन केतकी भौजी, अभी आप क्या बताएंगी? अभी जो दूसरी जानकारी हमारे पत्रकार बंधु पत्रकार बंधु से पहले उसके पहले हम पानी से जुड़ी हुई जानकारी लेंगे और वो है एक छोटा सा संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। वाह, ये संदेश भी बहुत काम का और काम के हमारे पत्रकार कुमार बंधु। जी, जोहार जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो कुमार जी, आप आज हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं?
आप देखिए तो आगे होता है क्या। बिल्कुल। किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। कहते हैं करो मिर्च की खेती, होगा भरपूर लाभ, इससे खुलेंगे आपके उन्नति के द्वार। जी हाँ, इसकी खेती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर तो विस्तृत जानकारी हमारे विशेषज्ञ ही देंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। हमारे विशेषज्ञ हैं धनंजय कुमार, तो आइए जानते हैं उनसे। सर, आज हम मिर्चा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसकी जो है देखभाल वो कैसे की जाए। किसान भाइयों, अभी जैसे कि बारिश के दिनों में जो है मिर्चा की खेती झारखंड में बहुत ही बहुमूल्य है और सबसे ज़्यादा जो लाभ देने वाली फसल है झारखंड के किसानों के लिए। तो उसमें जो किसान भाई अपने खेत में मिर्चा लगाए हुए हों, उनको जो है पहला तो है कि बरसात के दिनों में जो है घास का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घास का निकाई गुड़ाई जो है समय समय पर करते रहें, जिससे कि जो आप पोषक तत्व उर्वरक जो खेत में प्रयोग किए हैं वो पौधा को उपलब्ध हो जाए। उसके साथ साथ किसान भाई जो है पानी का निकास भी बना करके रखें, क्योंकि अभी जो है लगभग 15 अक्टूबर तक जो है किसी भी समय ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके खेत में पानी का निकास नहीं होता है तो उस स्थिति में जो है आपका जो है पौधा पर बुरा असर पड़ता है और पौधा जो है मरने लगता है। उसके साथ साथ किसान भाई, अगर आप देखूंगा कि पौधे की बढ़वार आपको ज़्यादा हो गया है तो आप मिर्चा को भी जो है खूंटा और तार से बांध दे, जिससे कि उसको सहारा मिल जाए। तेज़ हवा पर कभी कभी होता है कि तेज़ हवा और तेज़ बारिश में जो है पौधा को बहुत ज़्यादा हिला देता है। हिलाने से क्या होता है कि वहाँ पर बीमारी पैदा हो जाता है, जड़ के पास गलन शुरू हो जाता है। तो उसके लिए है कि पौधा को हम सहारा भी दे दें, अगर पौधा आपका उस तरह का है तो। अभी जो जैसे बरसात का समय है, पानी लगा हुआ रहता है खेत में, उसमें अभी कौन कौन प्रकार की बीमारी जो है यहाँ आ जाती है, पौधे में होती है। अभी कौन कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है ये मिर्चा की फसल में। किसान भाइयों, अभी जो बरसात के दिनों में मिर्चा में जो है आपको एक बीमारी सबसे ज़्यादा आता है, जिसको कि डाई बैक बोलते हैं। पौधा में डंठल देखेंगे कि ऊपर से जो है सड़ना शुरू हो जाता है, और उसको उस लक्षण वही है कि जब देखें कि डंठल ऊपर से सड़ रहा है तो आप जो है समझे कि डाई बैक बीमारी है। और उसमें जो है आप उसको पहले तो जो सड़ा हुआ भाग है उसको ब्लेड से या कैंची से काट करके हटा दें। उसके बाद जो है ब्लू कॉपर नामक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव करें, या डाइथेनियम 45 नामक दवा जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो आपका जो है इस बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा और फसल भरपूर उपज देगा। मिर्चा की खेती में जब भी किसान भाई आप अगर खेती कर रहे हैं तो 2 कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और आपको देखने में पता नहीं चलता है कि उसमें कीट लगा हुआ है। होता क्या है कि पत्ती मुड़ जाता है। पत्ती जब आपका ऊपर की ओर मुड़ जाए, मिर्चा की खेती में आप देखें कि मिर्चा के खेत में जब पत्ती ऊपर की ओर मुड़ गया, नौ जैसा अगर बन गया है, तो आप समझे कि यह थ्रिप्स कीट है। और थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए जो है कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या एसिफेट करके एक दवा है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो उससे उसका नियंत्रण होता है। साथ साथ किसान भाई थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए जो है आप अपने खेत में, जो हमारे खेत में आप पीछे देख रहे होंगे कि बांस के खुट्टी में जो है पीले रंग का प्लास्टिक लगा हुआ है, उसमें जो है एक क्रॉप गार्ड करके एक आया हुआ है। क्रॉप गार्ड में क्या है कि उसमें जो है एक जेल आता है, प्लास्टिक के ऊपर लगा देते हैं, तो थ्रिप्स कीट जो है उसमें जो है कीट आकर्षित होकर पीले रंग पर आकर्षित होकर के और वह जो है उसमें फंस जाता है। तो हमारा नियंत्रण ज़्यादा होता है, दवाई का प्रयोग कम करना पड़ता है और उससे हमारा नियंत्रण ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ किसान भाई एक लाल मकड़ी माइट बोलते हैं कीड़ा आता है मिर्चा में, जिसमें पत्ती देखिएगा कि नीचे की ओर मुड़ जाता है। जैसे कि पहले जो है पत्ती ऊपर की ओर मुड़ा, नौ जैसा बन गया, और बाद में पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाता है, नौ जैसे पलटी हो जाने पर जो रूप दिखाई पड़ता है उस तरह से। अगर उस तरह का लक्षण आपके खेत में दिखाई पड़े तो ओबिरॉन नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर ओबिरॉन नहीं मिल रहा है तो माइट नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या आप सल्फर करके जो थायोवीट या सल्फेक्स करके दवा आता है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो लाल मकड़ी या माइट से जो आपका नुकसान हो रहा है, पत्ती जो नीचे की ओर मुड़ रही है, तो उससे आपको नियंत्रण हो।
डॉक्टर साहब, अभी आपने किसान भाइयों को रासायनिक विधि बताए इसके देखभाल की, मिर्चा फसल के देखभाल के, तो कुछ ऐसे घरेलू या जैविक विधि हैं जिससे इसकी मिर्चा फसल की देखभाल की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मुनाफा कमा सके? जैसे कि आप हमारे खेत में देख रहे हैं, पहला तो कि पीला रंग का जो प्लास्टिक लगा हुआ है, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, क्रॉप गार्ड करके है। लगभग 825 रुपये 1 एकड़ के लिए इसका लागत आता है। और 50 प्लास्टिक अगर आप 1 एकड़ खेत में पीले रंग में लगा देते हैं और उसका जेल में लगा देंगे शुरू से, जब आप रोपाई किए हुए हैं, तो आपका कीट का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होगा। उसके अलावा जहाँ तक जैविक का सवाल है, तो जैविक में बहुत सा कीटनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कंपनियाँ बना करके दे रही है। उसके साथ साथ किसान भाई अगर चाहते हैं कि अपना घरेलू करें, तो घरेलू के लिए हम एक बता देते हैं, जैसे कि गौमूत्र जो होता है, देसी गाय का पेशाब जो है, उसको 5 लीटर ले लें, नीम का पत्ता 2.5 kg ले लें, खैनी जो है आधा किलो लें, लहसुन 250 ग्राम लें, हरी मिर्च 250 ग्राम लें, और जो खैनी, नीम पत्ता, लहसुन और मिर्चा को जो है अच्छी तरह से पीस करके, और गौमूत्र जो 5 लीटर है उसमें डाल करके मिला करके 4 से 5 घंटा तेज़ आंच पर उबाले, आग पर उबाले। उबलने के बाद जो है उसको ठंडा होने के लिए 24 घंटा छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए तो फिर उसको छान करके एक बोतल में रख लें, और 10 ml जो हमारा ये सॉल्यूशन मतलब दवा, जैविक दवा बना, और 1 लीटर पानी में मिला करके अगर हम छिड़काव करेंगे तो हम जैविक विधि से भी कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई बातों से आपको बहुत बहुत लाभ हुआ होगा। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों नमस्कार। वाह, क्या बात है। कैसी रही जानकारी? धनंजय जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी कि अगर मिर्च की समसामयिक खेती की जाए तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों का परहेज करना चाहिए, हम किस तरीके से खेती करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज हासिल कर सकें। जी। तो कुमार भाई, हमको लगता है कि अब आज के अंक का हमारा अब समय शेष होने को है, तो हम पता लिखवा देते हैं। तो आइए आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता आप बताएंगे। किसान भाइयों, हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। बिल्कुल क्यों? सही बात है। इसी के साथ हमारे कुमार भाई, मंगरा और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।